ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आम बजट का ऐलान हुआ, सबसे बड़ी राहत मिली नौकरी पेशा और कम आमदनी वाले लोगों को। सरकार ने ऐलान किया कि जिनकी तनख्वाह सालाना 3 लाख रुपए तक है उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले ये छूट 2.5 लाख वालों तक के लिए थी। इसके बाद 5 लाख की सालाना तनख्वाह वालों को सिर्फ 5% टैक्स देना होगा। अगर आपकी सैलरी, आपकी तनख्वाह 5 लाख तक है तो आपको 5% टैक्स देना होगा। तमाम दर्शक हमें सवाल पूछ रहे हैं। एक दर्शक और हैं, क्या कुछ सवाल है उनका, पहले वो सुनते हैं। टैक्स देने वालों की तादाद इतनी कम है, जैसा कि जेटली जी ने आज बताया, तो सरकार टैक्स चोरी करने वालों को पकड़ने के लिए क्या करेगी? तो इनका सवाल था कि टैक्स देने वालों की संख्या इतनी कम क्यों है। भाई, इनकम टैक्स इनकम के ऊपर लगता है। आपकी इनकम है और टैक्सेबल है और आप टैक्स नहीं देना चाहते। आप इतनी कम संख्या क्यों है, ये भी एक सोच का विषय है, क्योंकि खर्चे इतने बड़े हैं। आमदनी तो आदमी की है, आम आदमी भी जो लाइफ जी रहा है, मकान रहना है, बच्चों की एजुकेशन है, ट्रैवलिंग है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, गाड़ी के खर्चे हैं, तो ये इनकम तो टैक्सेबल बनती है। अगर आदमी देना नहीं चाहेगा तो कहां से टैक्स बेस का इंक्रीज बढ़ेगा? जी, जो सवाल दर्शक का है, उनका कहना है कि 125 करोड़ की आबादी, 3-3.5% लोग टैक्स देते हैं। गाड़ियां साल में करोड़ों बिक जाती हैं, घर लाखों बिक जाते हैं, लेकिन टैक्स देने वाले चंद लोग 3.5%। मनक जी, देखिए, इसमें जो है ना, ये बहुत चिंता का विषय है। आखिर भारत में ऐसा क्यों है? इसके पीछे जो मूलभूत कारण है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया, और जब 1961 में आया उसके बाद इतने सारे इसमें चेंजेस होते चले गए, और जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करने के बाद में असेसमेंट करने का, और इतना वो तकलीफदायक है। जैसे एक्सीडेंट किसी का हो जाता है, हॉस्पिटल में जाके उसका इलाज होता है, उस तरीके का रवैया जब असेसमेंट होता है, मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बताता हूं, तो लोग डरते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में कोई जाने से डरता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाने से डरता है। अब उसके लिए करे क्या? अब वो सोचता है कि अगर हमने रिटर्न फाइल कर दी तो हम उनकी स्क्रूटनी में आ जाएंगे। तो ऐसा करो भैया कि कुछ भी मत करो, रिटर्न फाइल मत करो, बैंक अकाउंट मत रखो, जितना भी ट्रांजैक्शंस करना है सब नगद में रखो। मैं आपको बताता हूं, दिल्ली के सदर बाजार में एक 10 बाई 10 की दुकान पर 1 करोड़ रुपया नगद रोज सेल होती है, और वो न तो उनके पास सेल टैक्स नंबर है, वेट नंबर है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, एंड दे आर मोर देन हैप्पी। हालांकि ये लीगल नहीं है, अनलॉफुल एक्टिविटीज है, लेकिन लोग जो है सरकार का जो टैक्स डिपार्टमेंट है उनका जो रवैया जो रहा है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो सेल्फ कंप्लायंस के लिए जो सरकार को सिस्टम लेना चाहिए, और जो केडिया जी, एक सवाल इसमें और जोड़ दूं, क्या आप बता सकते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है नोटबंदी के बाद बहुत से लोगों की जो इनकम थी वो अब नजर आ गई है, कम से कम अकाउंट में पैसा आने के बाद, तो आपको उम्मीद है, गुंजाइश है कि जो 3.5% लोग टैक्स देते हैं, कितने % इसमें इजाफा होगा? इसमें इजाफा जरूर होगा। उसके 2 कारण हैं। एक तो जो बैंक में पैसा जमा हो गया वो इंडिया की इकोनॉमी के अंदर प्रॉपर चैनल के अंदर आ गया है। नहीं सर, कुछ परसेंटेज के लिहाज से आप बता सकते हैं, जैसे 3.5% लोग अभी टैक्स दे रहे हैं, कम से कम ये 4 हो जाएगा या 5 हो जाएगा, इसकी उम्मीद कर सकते हैं? इतना अंदाजा करना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर कॉन्फिडेंस के साथ किया जा सकता है, उम्मीद भी है कि टैक्स बेस बढ़ेगा। उसके क्यों कारण है कि जो बजट अब आया है इसमें स्लैब जो टैक्स का किया है वो 5% का, इससे भी टैक्स बेस बढ़ेगा। तो अच्छी बात है कि टैक्स पेयर बढ़ेगा, बिल्कुल, तो कम से कम सरकार का खजाना बढ़ेगा। सरकार का खजाना बढ़ेगा तो आपके घर के बाहर की सड़क भी बनेगी, आपके घर के बाहर का हैंडपंप भी लगेगा। एक और दर्शक सवाल पूछ रहा है, क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। मैं एक आम आदमी हूं और नोटबंदी के कारण जो है हमने काफी जो है दिक्कतों का सामना किया, लेकिन मुझे ये जानना है कि मुझे जो है इस बजट से क्या फायदा मिला। सर बताइए, बड़े मायूस थे, उनको देख के ही लग रहा था बेचारे, लग रहा था कि सुबह से नजर लगाए टीवी से बैठे हैं, पूछ रहे हैं कि बताइए क्या फायदा हुआ। देखिए, ये जो बजट आया है, इस बजट का इस नोटबंदी से डायरेक्ट रूप में देखा जाए कोई नेक्सस नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जो पैसे बैंक में आए हैं, अब वो पैसे ब्लैक मनी भी हो सकती है, व्हाइट मनी भी हो सकती है। अब सरकार आने वाले समय में उसको एग्जामिन करेगी कि ये पैसा जो जमा हुआ है वो ब्लैक का पैसा है या व्हाइट का पैसा है। लेकिन इतना तो श्योर है कि सारा पैसा जो बैंक में आया है वो एक
नॉर्मल चैनल में आ गया और उसका हिसाब जो है टैक्स डिपार्टमेंट को देना होगा। लेकिन इस बजट उस नोटबंदी को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया है, तो डायरेक्ट रूप से देखा जाए तो कोई फायदा नहीं हुआ। भल्ला साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो लोग नजर लगाए हुए थे, या आप टैक्स पेयर्स जो हैं उनके लिहाज से आप इस बजट को कैसे आंकते हैं? देखिए जी, टैक्स पेयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो बजट मैं समझता हूं बैलेंस बजट है और अच्छा बजट है, टैक्स पेयर के हिसाब से देखा जाए। और अगर गवर्नमेंट के हिसाब से भी देखा जाए तो गवर्नमेंट ने अपने तरफ से काफी कोशिश की है कि आम आदमी को, मिडिल क्लास आदमी को एडवांटेज दिया जाए। और उसके साथ साथ इस बजट के अंदर आप देखिए किसानों के लिए कितना कुछ किया गया है, क्योंकि हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है। भल्ला साहब, एक और सवाल पहले दर्शक का ले लेते हैं। क्या सवाल पूछ रहे हैं? एक गृहिणी हूँ, क्या टैक्स में गृहिणियों और महिलाओं के लिए कुछ है? केडिया जी, इस बार ऐसा लग रहा है कि जैसे हर बार महिलाओं को अलग से कुछ एडवांटेज मिलता था, इस बार नजरअंदाज किया गया। देखिए, मेरे को लगता है सरकार इस रास्ते पर चल रही है कि भारत में महिलाएं कमजोर नहीं हैं और महिलाएं पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं। पहले महिलाओं को एक अलग छूट मिलती थी इनकम टैक्स में, अब उस छूट को हटा दिया गया है और महिलाओं को इस बजट में तो अलग से कोई छूट नहीं मिली है, पिछले कई वर्षों से नहीं मिल रही है। लेकिन सरकार ये मान के चलती है कि मेल और फीमेल दोनों इक्वल हैं। ये सर, इसका एहसास सरकार को कब हुआ एकाएक? देखिए, ये पहले जो है महिलाओं के लिए एक अलग से प्रोविजन था टैक्स स्लैब्स में, उनको अलग से बेनिफिट मिलता था। मेरे ख्याल से पिछले 4-5 सालों से जो है इसको हटा लिया गया और महिलाओं को अलग से इसकी बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है और दोनों को एक बार इंडिविजुअल को एक बार लाया गया। मतलब सब ओवरऑल महिलाओं के लिए, जो महिला दर्शक हमें देख रही हैं, आपने बजट देखा है, ओवरऑल उनके लिए क्या है इस बजट पे? देखिए जी, मैं तो ओवरऑल उनके लिए यही कहूंगा कि आप जितनी बचत कर सकते हैं बचत की करिएगा। सर, उनका जो बचत का पैसा था तो पहले वो अपने अकाउंट में जमा करवा दिया जो गुल्लक में महिलाओं ने जोड़ रखा था। अब बताइए बजट में क्या था? बजट में कोई खास ऐसी कोई स्पेशल कैटेगरी में इन्होंने नहीं लिया है कुछ इनको इस साल। लेकिन जो भी अगर महिलाएं टैक्स देती हैं, स्लैब्स में आती हैं, तो स्लैब का बेनिफिट तो उनको ही मिलेगा। जो 5% का टैक्स का स्लैब किया है, रेट रिड्यूस किया है, तो बेनिफिट उनको ही मिलेगा। जो जेंट्स को मिलता है वो महिलाओं को भी मिलेगा। ठीक है, एक और दर्शक कुछ सवाल पूछ रहे हैं, उनसे सुनते हैं क्या कह रहे हैं। मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अगर बेचना चाहता हूं तो कैपिटल गेन टैक्स में सरकार ने क्या फायदा दिया है? केडिया जी, हाँ, कैपिटल गेन में क्या फायदा मिला? देखिए, कैपिटल गेन टैक्स में अगर देखा जाए टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। आपको पता है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारी होती है, उसको 3 साल के बाद अगर हम बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है और उसमें 20% टैक्स लगता है और उसमें एक दो एडिशनल चीजें और मिलती हैं। उस कॉस्ट जो है उसको इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन से बढ़ा दिया जाता है और जो कैपिटल गेन इसके बाद जो होता है उसमें उसको बचाने के लिए आप सेक्शन 54 है, 54AC है, 54F है, आप इन्वेस्टमेंट करके टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और पैसा को बचा सकते हैं। तो ये जो 3 साल की जो सीमा थी कैपिटल एसेट्स को होल्ड करने की, उसको कम करके 2 साल कर दिया गया है। तो कैपिटल गेन टैक्स के लिए केवल यही चेंज किया गया है। आप 2 साल अगर प्रॉपर्टी आप रखते हैं तो उसके बाद आप बेच दीजिए, आपका वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, अदरवाइज वो शॉर्ट टर्म होगा और शॉर्ट टर्म में 30% टैक्स लगता है, ये आपको पता ही है। इससे एक मेजर बूस्ट मिलेगा रियल एस्टेट सेक्टर को। चेंज ऑफ हैंड प्रॉपर्टीज की बहुत ज्यादा होगी। जो लोग वेट करते थे कि 3 साल मेरा पूरा होएगा तब मकान चेंज करना है या कोई डिसीजन लेना है, अब वो 2 साल के बाद वो स्टेप ले सकते हैं। एक और सवाल केडिया जी आपसे ही है कि क्या गुंजाइश थी कि 80C में और कुछ किया जा सकता है, लोग अपनी सेविंग और कर सके? देखिए मनक जी, मेरा ये मानना है कि बजट जो बनता है भारत, मानक जी मेरे अति वरिष्ठ सहयोगी हैं। मैं सुहेल जी, मेरा ये मानना है कि सरकार का निशाना कुछ और होता है और सरकार करना कुछ और चाहती है। इन्वेस्टमेंट से देखिए इनकम टैक्स को कोई मतलब नहीं है, इनकम टैक्स इनकम पे लगता है। लेकिन चूंकि देश का सेविंग हैबिट लोगों की बढ़ानी है और चूंकि एक इंसेंटिव देना है कि अगर आप सेविंग करते हैं तो आपको आपका टैक्स का पैसा बचेगा, तो जो इन्वेस्टमेंट जो 21 के भीतर बहुत सारे हैं वो आता है। इसमें जितना भी अमाउंट बढ़ा दिया जाए, देखिए अल्टीमेटली पैसा सरकार के पास जाता है। हम लोग ये सोच रहे थे ये 1.5 लाख से बढ़ के 2 लाख होएगा, लेकिन इसमें कोई
चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन हमें कोई उससे खतरा नहीं है कि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है, सरकार ने और बहुत सारे आपको रास्ते देकर रखे हैं, रेट में आपने चेंज कर दिया, तो कहीं ना कहीं फायदा ही हो रहा है हमें। सर एक इंपॉर्टेंट चीज ये, बहुत सी महिलाएं दर्शक जो हमें देख रही हैं, अगर आप बता सकें शॉर्ट में केडिया जी कि महिला जो नौकरी पेशा है थोड़ा सा टैक्स और इनकम टैक्स रिटर्न में थोड़ा सा वो परेशान रहती हैं, कैसे क्या क्या सेविंग कर सकती हैं वो जो सैलरी पे नौकरी पेशा है? सुहेल जी, महिलाओं के लिए नहीं, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि महिलाओं को ज्यादा ठीक से जरा समझा दें, उनको थोड़ा सा वो उनको पजल्ड। देखिए आपके पास इनकम जो आती है, इनकम 5 तरीके की इनकम होती है। एक आपको बिजनेस से इनकम हो सकती है जो प्रॉफिट होता है आपका, एक आपको सैलरी से इनकम आ सकती है, एक आपको रेंटल इनकम आ सकती है, एक आपको कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं कैपिटल गेन के रूप में इनकम आ सकती है, और एक आपको अगर इन चारों चीजों के भीतर कवर नहीं होती है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के भीतर आती है। 5 सोर्स इंडिया में इनकम के हैं। अब एक बार इनकम आपकी डिटरमाइन हो गई और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है जो स्लैब रेट है आपका। अब उससे टैक्स कैलकुलेशन करने से पहले आपको एक सिस्टम दिया गया कि आप इन्वेस्टमेंट करके टैक्स बचा लीजिए, उसके लिए सेक्शन 80 का प्रावधान किया गया है। अब इसके भीतर सेक्शन 80C है जिसके भीतर आप 1,50,000 तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आपका 1,50,000 इनकम से कम हो जाएगा। फिर एक नेशनल पेंशन स्कीम के भीतर आपको 50,000 का प्रावधान दिया गया है कि 50,000 तक आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको वो आपकी इनकम से कम हो जाएगा और अकॉर्डिंगली टैक्स भी आपका कम हो जाएगा। आप मेडिक्लेम लेते हैं, अपना मेडिकल अपने हेल्थ के लिए मेडिक्लेम लेते हैं, उसमें 25,000 तक का अगर आप प्रीमियम देते हैं, और सीनियर सिटीजन अगर आपके घर में कोई है उनका अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो 5,000 उनका एडिशनल मिलता है, तो 30,000 तक का अगर आप प्रीमियम देते हैं तो वो भी आपकी इनकम से कम हो जाएगा। ये 80C में आएगा या एडिशनल होगा? ये एडिशनल होगा, 80D में आएगा। 80D में आएगा। हाँ। वो कितना कर सकते हैं हम? वो 30,000 कर सकते हैं, 25,000 नॉर्मल के लिए, 5,000 एडिशनल है सीनियर सिटीजन। ये भी पूरी तरह से एग्जम्प्टेड है? एग्जम्प्टेड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं केडिया जी, आपकी तनख्वाह 5 लाख है, 80C के तहत 1.5 लाख रुपए बचा सकते हैं आप। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत 50,000 रुपए एग्जेम्प्टेड है, और 80D के तहत 30,000, यानी 2,30,000 रुपए 5 लाख की सैलरी से अलग कर दीजिए, बाकी आपके 2,70,000 बचे, उस पर शायद टैक्स भी नहीं लगेगा। इसमें कुछ और है, जैसे आपने घर परचेज किया और घर परचेज की आपने रजिस्ट्री करवाई उसकी, जी। और रजिस्ट्री में जो स्टाम्प ड्यूटी आपने पेमेंट करी, वो स्टाम्प ड्यूटी भी आपको 80C का जो 1,50,000 है उसका पार्ट बन जाता है। उसके भीतर आपको बेनिफिट मिलता है। आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है, हाउसिंग लोन पे आप प्रिंसिपल अमाउंट रिपेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट अमाउंट रिपेमेंट करते हैं। जो प्रिंसिपल अमाउंट आप रिपेमेंट करते हैं वो आपको 80C के 1,50,000 का पार्ट बन जाता है, और जो इंटरेस्ट अमाउंट आप पेमेंट करते हैं, अगर आपने घर लिया और घर सेल्फ ऑक्यूपाइड आप खुद रह रहे हैं उसमें, तो 2 लाख तक का अगर आप ब्याज देते हैं, अगर 2 लाख से ज्यादा अगर देते हैं तो 2 लाख तक का रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, तो 2 लाख तक का ये आपको छूट मिलेगा। अगर जी ये ब्रेक से आ रहे हैं उसके बाद इसको तफसील से बता दीजिएगा। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं, अगर आप टैक्स देते हैं, यानी देश निर्माण में पैसे आप लगा रहे हैं टैक्स देकर, तो कितना उसमें आपका बचने वाला है। एक दर्शक ने सवाल पूछा है, देखते हैं क्या है उनका सवाल। ATC डिडक्शन जो 1.5 लाख मिलती है उसमें छूट बड़ी है क्या? यही जो हम बात कर रहे थे केडिया जी कि 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें सर छूट बढ़ी है क्या, और नहीं बढ़ी है तो क्यों, क्या गुंजाइश थी बढ़ाने की? सुहेल जी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो पहले 1.5 लाख तक की लिमिट थी अभी भी वही लिमिट है। गुंजाइश इसमें थी, 50,000 तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा दुर्भाग्यवश नहीं हुआ। ये भी जोड़ दीजिए क्यों संभव नहीं हुआ? देखिए, ये तो सरकार का अपना जब बजट बनाते हैं तो उसमें बैलेंस करना होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट को अगर वो कंसीडर करते हैं, क्योंकि पैसा सरकार के पास जाता है तो कहीं ना कहीं दूसरा इंपैक्ट उसका आता, तो उन्होंने अपने बजट को बैलेंस किया, और उनका बजट जो है बिना उसके ही जब बैलेंस हो गया तो वो लेने की जरूरत उनको नहीं पड़ी। नहीं सर, अगर थोड़ा कुछ बढ़ाने की गुंजाइश होती तो वो सेविंग के रूप में तब भी उन्हीं के पास जाता। नहीं, वो तो है, सेविंग जाता और टैक्स से बेसिकली उनके पास टैक्स कम आता।
उनके पास टैक्स कम आता, चूंकि वो बेनिफिट जो है बेनिफिट, चूंकि इसमें क्या होता है सुहेल जी कि एटीसी में अगर 1,50,000 से 50,000 बढ़ा दिया जाता, अब देखिए इसमें 3 स्लैब रेट है अपने पास, 5 लाख का है, 10 लाख का, 20 लाख का है। जो हायर स्लैब रेट में है उनको इसका बेनिफिट जो है 30% के हिसाब से मिलता है। जो 20% ब्रैकेट में है उसको 20% का बेनिफिट मिलता है। कहने का मतलब अगर 50,000 भी अगर हम बढ़ाते और जो 30% ब्रैकेट में है उनको 15,000 का इसका बेनिफिट मिलता है, टैक्स में 15,000 का बेनिफिट मिलता। जो 20% ब्रैकेट में उनको 10,000 का मिलता। तो सरकार ने बेसिकली इसको टच ही नहीं किया और ये 1.5 लाख की सीमा 1.5 लाख ही रखी ताकि उनको अपना बजट बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सर, बजट देख के ये जरूर लग रहा है कि सरकार बहुत बचा बचा के कदम आगे बढ़ा रही है। बल्ला जी, आपसे शुरू करेंगे, वक्त खत्म हो गया है, आखिरी कमेंट लेंगे। एज ए सीए आप इस बजट को कितने नंबर देते हैं 10 में से, ओवरऑल बजट को, और टैक्स, खासतौर पे आप टैक्स देखते हैं तो उस लिहाज से भी? देखिए साहब, अगर बजट को ओवरऑल देखा जाए तो मेरा ये मानना है ये बजट ऐतिहासिक बजट है, क्योंकि इस बजट के अंदर सभी का। सर, ये वाला ऐतिहासिक है, इससे पहले वाले भी ऐतिहासिक? नहीं, ऐतिहासिक कई मायनों में है, ऐतिहासिक कई मायनों में है। अच्छा, एक तो ये मायने में देखिए जो इसको प्रीपोन किया गया 1 फरवरी को किया गया जी। दूसरा ऐतिहासिक इसलिए है कि रेलवे बजट इसके साथ मिलाया गया। तीसरा, जो प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर थे उनका डिफरेंस इन्होंने इसके अंदर गोवे कर दिया। अब इसमें बजट के अंदर आप देखिए आम आदमी को इसको बेनिफिट दिया गया। आम आदमी के साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो देश के लिए होता है वो डिफेंस होता है। डिफेंस के लिए इन्होंने काफी इंक्रीज किया है और ये भी प्रॉमिस किया कि अगर डिफेंस को कुछ और बजट की जरूरत होगी हम वो भी पैसा देंगे। तो कंट्री के लिए डिफेंस को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ किसान को भी करना बड़ा जरूरी है। तो किसानों के लिए भी इन्होंने काफी स्कीम लगाई है। जो फसलें होती हैं उनके लिए इंश्योरेंस का प्रोविजन किया है और गांव के अंदर रोड, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के लिए इन्होंने काफी प्रोविजन का आश्वासन दिया और उन्होंने प्रोविजन करने की कोशिश किया। उसके केडिया जी, आउट ऑफ 10? मैं इस बजट को, मेरे हिसाब से मैं बजट को 8 नंबर देता हूं 10 में से। 8। सुहेल जी, ये बहुत बैलेंस बजट है और मेरे को लगता है कि जिस तरीके से बजट में जिन सारी चीजों को कवर किया गया है प्रेजेंट सिचुएशन में और आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता था। मैं 10 में से 8 नंबर इसको देना चाहूंगा कंसिडरिंग ऑल द एस्पेक्ट। सर, आपने आफ्टर डिमोनेटाइजेशन क्यों कहा? मैंने आफ्टर डिमोनेटाइजेशन इसलिए कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है इंडिया की एक नए रूप में सामने आ रही है। आप देखिए कैश ट्रांजैक्शंस बंद होने वाले हैं, सरकार के पास बहुत पैसा आ गया, बैंक के पास पैसा आ गया, वो लैंडिंग एक्टिविटी अपनी बढ़ाएंगे, ब्याज की रेट कम हो रही है। 10 आउट ऑफ आप कितना दे रहे हैं? 10 में मैं 8 नंबर देना चाहूंगा और 2 नंबर इसलिए नहीं देना चाहूंगा कि बजट में बहुत कुछ और करने की गुंजाइश होती है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों को। माफ कीजिएगा, वक्त खत्म हो गया है। 10 में से 8 नंबर दे रहे हैं दोनों मेहमान, और जनता कितने नंबर देती है ये बड़ा सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।